गुड इवनिंग। आज की टॉपिक है वही रिवीजन करना है ओवरऑल में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में। दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू रिवाइज वन मोर टाइम अबाउट कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। Construction safety objectives, identify four major hazards and describe how to protect themselves from the hazards and learn how to select an appropriate PPE and suitable PPE. Apply safety precautions working on around trenches, electrical equipment, and scaffolding power tools. See, what are the major hazards? There are four major hazards: falls, electrocution, being struck by falling object, trapped during excavation. See, these are four photos from which you can see these are the excavation related to excavation. This is related to, this is related to being struck by, falling object. Excavation only, fall being stuck, okay. Trapped during excavation. ये fall है, ये electrocution related है. So these are the four photos. So what are the four major hazards? Electrical excavation, trenches, fall being struck by objects or vehicle. See, no supports of wall, caved in pod. जो अपन पढ़े थे excavation में, the main hazards of excavation is caved in, मतलब caved in बोल के जो पढ़े थे वो है. और no support, cave in possible, no additional support for pipes. Yeah. Overloaded electrical outlets, here you can see overloaded electric, overload नहीं होना चाहिए ये है. No guardrails to support worker for prevent out. Here ये photos में image में दिख रहा है, no guardrail provided. No safety harnesses. See, these people are working on ladder, there is no proper support and there is no safety harness available, means the person put no guardrails to prevent worker for from no safety harness. Yeah. Then we'll go major hazards. मेजर हजार्ड्स क्या है? वही फॉल ऑफ पर्सन एलिक्यूशन जो अभी बताया था हमें. फॉल प्रोटेक्शन, सी कंडीशन दैट रिक्वायर्स यूज ऑफ फॉल प्रोटेक्शन, ऑप्शंस अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वर्कर. हाउ टू प्रोवाइड एडुकेट फॉल प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉयज एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स. क्योंकि हाइट पे काम होता है, टावर्स पे, इसलिए फॉल प्रोटेक्शन जरूरी है. इट्स डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क बीइंग कंडक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस. For roofing of maintenance to work building on resident, fall protection is must. हाइट पे जो काम होता है, रूफ के काम पे, ऊपर रूफ एरिया पे, एज प्रोटेक्शंस के लिए फॉल प्रोटेक्शंस, एज प्रोटेक्शन एंड फॉल प्रोटेक्शन ये बहुत जरूरी है. हाइट पे काम होनी, स्पेशली हाइट पे. नीचे के लिए फॉल प्रोटेक्शन का कोई मसला नहीं. Falls are the leading causes of fatalities in the construction industry. Mostly high-rise towers पे, construction industries पे fall protection जरूरी है. क्यों? कि आदमी ऊपर से गिर के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसके लिए कंडीशन दैट रिक्वायर यूज ऑफ फॉल प्रोटेक्शन है फॉल एट लिटिल 4 to 6 फीट के हाइट पे जब काम करते, मतलब ऊपर से गिरते, उसी लिए उसके ऊपर के जितने भी हाई राइज टावर्स में जितने भी हाइट पे काम होते हैं, फॉल प्रोटेक्शन मस्ट है. फॉल प्रोटेक्शन क्या है? लाइफ लाइन्स देना है, सेफ्टी हार्नेसेस प्रोवाइड करना है, ये टाइप्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन है. फॉल अरेस्टर सिस्टम्स है, रोप्स है. बंदा अगर काम कर रहा है हैंगिंग पोजीशन पे, कैन कॉज लॉस ऑफ वर्क, इन सम केसेस डेथ. ये तो है, मतलब ऊपर से आदमी गिरा, फेटालिटी हो सकती है, मर सकता है. इसके लिए व्हेन फॉल प्रोटेक्शन इज नीडेड, कब जरूरत है देख लिए. वॉकवे और रैम्प्स ऊपर के काम करते हैं. रूफ एरियाज में, ओपन एंड साइड एजेस एरिया में, वॉल ओपनिंग्स में, बड़े बड़े ब्रिक लिंक्स में, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एरिया, कंक्रीट एंड एक्सकवेशन में भी जरूरी है. डीप एक्सकवेशन में, नॉर्मल ट्रेंचेस पे जरूरी नहीं है. फॉल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑप्शन, ये देखिए नेट्स टाइप में है, ऊपर हैंड रेल्स गार्ड रेल्स टाइप में है, और ये हार्नेस टाइप में आपको फोटो में दिखा. सेफ्टी नेट्स ये है, हैंड रेल्स इसको कहते हैं, सेफ्टी हार्नेस. पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन, फॉल अरेस्टर सिस्टम, इक्विपमेंट गार्डिंग फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम मस्ट बी टेकन इन. ये आपको डिफरेंट टाइप्स के. अभी पर्सनल फॉर अरेस्टर सिस्टम PFAS मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेन. हर चीज के लिए प्रॉपरली ट्रेनिंग देना चाहिए. की रिक्वायरमेंट्स क्या है? नो फ्री फॉल फ्रॉम मोर देन 6 हाइट. ये देखना है 6 फीट के ऊपर, 6 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर. मस्ट बी इंस्पेक्टेड प्रायर टू यूज. कभी भी कोई भी काम होने से पहले इंस्पेक्शन होना चाहिए, सुपरफिशियल या डीप या कंप्लीट इंस्पेक्शन. सेफ्टी लाइन मस्ट बी एबल टू सपोर्ट 5000 दिस. ये एक मिनिमम वेट है, बट डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी, कितना हाई रिस्क है, कितना लो रिस्क है, उसके हिसाब से आपको
सेफ्टी लाइफ लाइन देना है सराउंडिंग्स में फॉल प्रोटेक्टर सिस्टम्स के लिए। ये देखिए, ये सेफ्टी, इसको सेफ्टी लाइंस, सेफ्टी लाइफ लाइन्स कहा जाता है। और ये फॉल प्रोटेक्टर सिस्टम, सेफ्टी हार्नेस एंकर के, और ये फॉल अरेस्टर सिस्टम है। अब यहाँ पर देखिए गार्ड रेल्स ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो डायमेंशन, ये स्पेसिफिकेशन है ना, ये डिपेंड करता है एक्टिविटी के ऊपर। आपकी एक्टिविटी, आपका एरिया, आपकी लोकेशंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टो बोर्ड है, मिड रेल है, हैंड रेल है, टॉप रेल है, देखिए मिड रेल है, हैंड रेल है, मिड रेल और टो बोर्ड नीचे का जो रहता है टो। टो माने मतलब मालूम, पैर का सर नीचे टो। हाँ रमेश पूछिए। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा सर, खाली स्टक हो गया सर ऐसा। अब खोलने आपके माइन दिख रहा है आपको स्क्रीन? अब जो टॉपिक पर रहे वो टॉपिक जो है नहीं दिख रही। हाँ ओके, टॉपिक का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा हाँ, सर। फाइल्स दिख रहा खाली, फाइल्स है सर। आगे का जो बोल रहे हैं वो नहीं दिख रहा। अस्सलाम वालेकुम अहमद सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बोलो, आप दिख रहा? हाँ ओके सर, डन सर, दिख रहा हाँ सर। ओके दिख रहा होगा। ऊपर से दिख रहा है आपको भी? हाँ सर दिख रहा सर। कटिंग Guardrails। वुटिंग करा लेके मस्त स्मार्ट दिख रहा सर। माशाल्लाह स्मार्ट है, स्पेशल दिख रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। जी सर जी। तो देखिए, अब जैसा कि गार्ड रेल से पर्सनल फॉर अरेस्टर सिस्टम्स जो अपन पढ़े, फॉर अरेस्टर सिस्टम, उस हिसाब से गार्ड रेल से अभी। सो सेफ्टी नेट्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन नेट्स आप लोग गच्चीबोली साइड पे, हैदराबाद में, या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे यहाँ पर, या थ्रू आउट दी तेलंगाना में आप देखे होंगे, जहाँ पे हाई रेस्ट टावर के काफी जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रहे हैं, वहां पर ग्रीन नेट्स लगाई दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन नेट्स है, देखिए आप, मेश, ग्रीन मेश टाइप में है, तो वो फॉल अरेस्टर सिस्टम ही है, वो टाइप ऑफ सेफ्टी नेट्स। को सामान कुछ गिर गया वो करिए। और जाहिर सी बात है कि आदमी का वेट हेवी रहता, तो वो नेट्स आदमी के वेट को संभालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज्यादातर डिफरेंट टाइप्स के हेवी नेट्स होते हैं, और हेवी नेट्स और हेवी एरिया पे कवर करते हैं, ज्यादा मैक्सिमम एरिया पे, तब वो नेट्स आपको आदमी को संभालने के लिए, बचाने के लिए पॉसिबल है। बट छोटे स्मॉल नेट्स में पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर वो मटेरियल वो गिर के नीचे गिरने, लोगों के ऊपर गिरने से बचाव होता है उसका, इसलिए है। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है इसमें। सेफ्टी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट फॉलिंग एम्प्लॉय। अब ये सेफ्टी नेट्स जो है ऐसे टाइप में स्ट्रॉन्ग रहना है। देखिए, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट फॉलिंग एम्प्लॉय। छोटे मोटे मटेरियल के लिए छोटे नेट्स काम हो जाते हैं, बट आदमी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। मस्ट हैव सफिशिएंटली स्मॉल मेश ओपनिंग टू सो द एम्प्लॉय कैन नॉट फॉल थ्रू द नेट। यहाँ पर दिया स्मॉल मेश ओपनिंग, छोटे छोटे, क्योंकि बड़े ओपनिंग, बड़े होल वाले या बड़े डिजाइन वाले हो तो बंदा उसमें से भी फिसल के मतलब गिर सकता है। मस्ट बी क्लोज इनफ टू सरफेस टू वॉक और सर्फिंग सो दैट फॉल इनटू नेट्स विल नॉट स्टिल। ये क्लोज इनफ टू सरफेस ऑफ वॉकिंग और वर्किंग surface so that fall into the safety net will not still injure the employee। ग्राउंड लेवल के नीचे और ऊपर नहीं, ज्यादा मतलब नीचे भी नहीं होना चाहिए, और क्लोज सरफेस पे वॉकिंग एरिया के करीब में नहीं होना चाहिए। मस्ट बी क्लोज इनफ टू एज प्रोटेक्शन, एज के हिसाब से भी रहना चाहिए, ज्यादा एज नहीं। और उसको देखे होंगे आप लोग साइड्स पे रॉड्स, जो क्या मतलब सपोर्टिंग रॉड्स के साथ नेट को स्प्रेड किया जाता है पूरा, वो है। अभी यहाँ देखें फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, क्या फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज ऊपर से गिरी उसको फॉलिंग ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। यहाँ देखिए हार्ड हैट्स आर रिक्वायर्ड। हार्ड हैट्स किसको बोलते हैं? हेलमेट को, सेफ्टी हेलमेट। यूज ऑफ कैनोपीज इज ऑथराइज्ड। शेड एरिया जो होते हैं, कैनोपीज एरिया, स्लैब्स एरिया होते हैं, वो एरिया करे तो ऊपर से आदमी नहीं गिरता, वो एरिया के थ्रू जाना है। बैरिकेड द एरिया प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री, ये बहुत जरूरी है। एरिया बैरिकेड करना, बैरिकेड माने क्लोज कर देना सेफ्टी नेट्स और सेफ्टी वार्निंग टेप से। जो कोन्स होते हैं ना, ट्रैफिक कोन्स देखे होंगे ना, वैसे एरिया बैरिकेड कर देना। यहाँ पर ये तो समरी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फर्स्ट अपन पढ़े, वर्क एट हाइट के बारे में और फॉलिंग प्रोटेक्शन के बारे में, जो ऊपर काम कर। अब इलेक्ट्रिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इलेक्ट्रिक्यूशन। तो ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट, हजार्ड प्रिवेंशन कंट्रोल, मोस्ट कॉमन इंजरीज पीपीएस जो है यहाँ पर। अब यहाँ पर हाउ इट वर्क्स, इलेक्ट्रिकल फ्लो बॉडी में भी एनर्जी होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था। इसलिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी रिसोर्सेज जो है, जब बॉडी में टच होते हैं, जनरेट होते हैं, तो वो ट्रैवल बॉडी में होने की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक होता है।
इलेक्ट्रिक्यूशन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी जो होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने के लिए, और रिक्वायर है सोर्स ऑफ पावर क्या? जनरेटिंग स्टेशन, पावर स्टेशन, पोर्टेबल जनरेटर, ये सोर्सेस है जहाँ से एनर्जी पास होती है। ट्रैवल इन ए क्लोज सर्किट, सर्किट से ट्रैवल होते हुए वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है थ्रू आउट द बिल्डिंग, थ्रू आउट द एरिया वेर यू वर्क। फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ऑलवेज एज्यूम दैट ऑल ओवरहेड वायर्स आर एनर्जाइज्ड। कभी भी यही सोच के आना है ऊपर के वायर एनर्जाइज नहीं है, वो न्यूट्रल वायर है, फेस वायर है, ये नहीं, जो भी है एनर्जाइज वायर है सोच के ही अपन चलना है। नेवर टच डाउन ए पावर लाइन, कोई भी पावर लाइन को टच नहीं करना until unless you have idea और एक्सपीरियंस, नॉलेज, कॉम्पिटेंट हो और आपको इंफॉर्मेशन हो, कोई भी बंदा हो। नेवर ऑपरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट व्हाइल स्टैंडिंग इन वाटर, वाटर मालूम है ना, साफ पानी से कभी नहीं। आयरन, स्टील, ये पूरे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसीलिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उससे नहीं करना है। कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कैन कॉज करंट फ्लो टू द थ्रूआउट द बॉडी रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिकल शॉक एंड बर्न्स, सीरियस इंजरी कैन में और इवन डेथ में अक्कर। मालूम है ये जो करना है इलेक्ट्रिसिटी से मजाक या गेम या आप अपना तजुर्बा हासिल करना या तजुर्बा को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक हो सकते हैं, बर्न्स और सीरियस इंजरी में बंदा मर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना है, वेरी डेंजरस। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेस क्या है? कॉन्टैक्ट विद पावर लाइन्स, लैक ऑफ ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्टर, अर्थिंग जो फॉल्ट प्रोटेक्टर है, मिसिंग ग्राउंड एंड इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, ये इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, ये है, तो इसको अवॉइड करना है। तो इस ये जितने कॉजेज है, ये कॉजेज की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, बंदे को नुकसान। इलेक्ट्रिकल हजार्ड, जो भी नुकसान इलेक्ट्रिसिटी से वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड ही है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर, अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन, जो इक्विपमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो अनसेफ है, और प्रॉपर इंस्टॉलेशन अनसेफ इंस्टॉल हुआ, प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ, तो वर्क प्लेस में भी मेड अनसेफ बाय द एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस भी सही नहीं, तो अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या है? अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस, बंदा जो काम करता अनसेफली लाइव केबल्स के साथ विदाउट प्रोटेक्शन से काम करता। तो इसमें यहाँ इलेक्ट्रिकल शॉक्स, फायर्स, फॉल्ट रिजल्ट फ्रॉम दिस हजार्ड्स, कौन से हजार्ड्स है? एक्सपोर्ट टू इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ओवरहेड पावर लाइन्स, inadequate wiring, defective insulating, improper grounding, overload circuits, wet conditions, ये थोड़े causes है इलेक्ट्रिकल हेल्थ। damaged tools, equipments and improper PP, right tools for right job, right PP for right job, ये याद रखना है। hazard exposed to electrical parts, देखिए इसमें फोटोज में, isolate electrical parts, use gear barriers and replace covers। कभी भी जो है आइसोलेट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, अब जब आप काम कर रहे हैं तो प्रॉपर आइसोलेशन करना चाहिए, डिवीजन से आइसोलेट करना है, यूज गार्ड्स और बैरियर्स, गार्ड्स बैरियर यूज करना है, रिप्लेस कवर्स, कवर जब रिप्लेस करते हैं। लाइफ पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑपरेटिंग 50 वोल्ट्स मोड shall be guarded against accident, cabinets, forms of enclosure, all boxes, box, junction box हो, fittings हो, shall be provided and cover। हर चीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसी ओपनली दिखाई नहीं जाना देना चाहिए, विजिबल, क्योंकि बंदा किसी का अननोइंगली और अननोइंगली टच हो गया तो इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये प्रोटेक्शन कैसा देना है वायर्स को, ऑल ओपनिंग शैल बी क्लोज एंड प्रिवेंट शैल बी एब्रेशंस, कटिंग होती या कट हो जाए वायर, गलती से छिल जाए, इसीलिए प्रोटेक्शन प्रॉपर देना चाहिए। और एक चीज, कभी भी इलेक्ट्रिकल जब वायर यूज करते हैं और ओपनिंग जो होते हैं वो क्यों करना है, क्यों क्लोज करना है मालूम है आप लोग को? दो वजह है उसकी, एक कुछ चीज सप्लाई हो अंदर से या कुछ डैमेज हो जाए, मतलब इम्प्रॉपर यूज हो जाए उसका, या उसके अंदर कुछ मटेरियल हो जाए या डस्ट एक्यूमुलेट हो जाए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट उसका रीजन ये भी है कि छोटे मोटे मालूम ना चूहे जो रैट्स होते हैं वो भी जाके वायर को डैमेज कर देते हैं, उससे हजार्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकता है। इसके लिए यूजुअली नॉट इंसुलेटेड, यहाँ पे देखिए ओवरहेड लाइंस में काम करता बंदा 80% ऑफ लाइनमैन डेथ कॉज कॉन्टैक्टिंग लाइव वायर विद बेरन। अब बंदा कभी कभी लाइव वायर को टच कर देता है, उससे बंदे की एक्सीडेंट। तो ये जनरली इलेक्ट्रिकल लाइनमैन जो होते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो आते हैं ना अपने पास, और करंट का प्रॉब्लम की इश्यूज की वजह से वो बंद होता है। See overhead power lines contact equipments, cranes, scaffolding, ladders, scissor lift,
ओवरहेड लाइंस के ये इक्विपमेंट कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्रेन्स, टावर क्रेन्स, स्कैफोल्डिंग जो काम करते हैं, अपन बताया था मैंने, लैडर्स जो सीढ़ी से काम करते हैं, और सीजर लिफ्ट जो जिगजैग टाइप की लिफ्ट होती है, सीजर लिफ्ट वो। तो ये हजार्ड है। मोस्ट कॉमन इंजुरीज क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो ऑब्वियसली फॉल ऊपर से, डायरेक्ट इलेक्ट्रोक्यूशन, डेथ शॉक्स और बर्न्स। डायरेक्ट हाथ लगने से शॉक होता है, डेथ, मर जाता बंदा, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब शॉक, और बर्न्स स्किन जल जाता है स्किन। और इनडायरेक्ट क्या है? ऊपर काम कर रहा है, कहीं शॉक लगा, गिर गया, नीचे से भी धक्का लग के कहीं गिर गया, वो गिरने की वजह से भी डेथ होती है, ये इनडायरेक्ट है। मोस्ट कॉमन इंजरीज इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन, सेम वही है। टचिंग लैंप वायर्स, पानी के हाथ, पानी के कच्चे हाथ से लगाना, ये कॉमन इंजुरीज जो है। देखिए बर्न्स है, ये पूरे कॉमन इंजुरीज है। फ्लैश बर्न्स, थर्मल बर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्किन बर्न्स हो जाते हैं, ज्यादा बर्न्स कॉमन। मोस्ट कॉमन इंजुरी देखिए, बंदा ऊपर से काम कर रहा है, सडन टच होगा, इनडायरेक्टली बंदा ऊपर से गिर सकता है, गिरने से बंदा मर सकता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पर देखिए, बूट्स, प्रॉपर बूट्स, रबर ग्लव्स होना चाहिए, रबर इंसुलेटेड बूट्स होना चाहिए, वुड स्लीव्स एंड ब्लैंकेट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट पीपीस है जो कि प्रोवाइड करना है। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस देखिए, ओनली क्वालिफाइड पर्सन शुड वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्वालिफाइड पर्सन ओनली। यूज स्पेशल इंसुलेटेड टूल्स, जो इंसुलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं आपको। Insulated tools when working on fuses with energized terminal. Don't use worn or frayed cords or cables. पूरे फ्रेक जो भी यूज करते हैं उसके इंसुलेटेड ही होना है, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ही होना है, दूसरे नहीं करना है, केबल्स भी और कॉर्ड्स भी। डोंट फास्टन एक्सटेंशन कॉर्ड्स, स्टेपल्स और हैंग, कीलों पे लटकाना, उसको घीटी मारना, नॉट करना, ये सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स को नहीं करना चाहिए। सेफ वर्क प्रैक्टिस, डी एनर्जाइज, कभी भी कोई काम करे तो डी एनर्जाइज करना माने टेम्पररी स्विच ऑफ करना, उसको एरिया को सप्लाई बंद करना। लॉकआउट और टैग आउट सर्किट्स, लॉकआउट टैग आउट, लोटो, LOTO, लॉकआउट टैग आउट माने लॉक करना वो लोकेशंस को, टैग लगाना के डो नॉट यूज, वर्क इन प्रोग्रेस, डोंट टच, ऐसा। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट एक्सटेंशन कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स यूज करो इंस्पेक्ट करना। अवॉइड कांटेक्ट विद ओवरहेड लाइंस, ये अवॉइड करो। अवॉइड वेट कंडीशन, चेक स्विचेस एंड इंसुलेशंस, जो भी। समरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी लेबल लिस्टेड एंड लेबल फ्री फ्रॉम हजार्ड। जाहिर सी बात है, कोई लोकेशंस पे लेबलिंग करना, प्रोटेक्ट करना, इसलिए भी कि दूसरे बंदे को आसानी हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी सप्लाई कहाँ पर जा रही, कौन सी सप्लाई किसको, कौन से लोकेशन को जा रही। ओके, ये पढ़े अपन, जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के बारे में। उससे पहले पढ़े थे फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल और वर्क एट हाइट के बारे में। नाउ कमिंग टू एक्सकवेशन, सी, जो भी मैनुअल डिगिंग, मैकेनिकल डिगिंग मोर देन 2 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा डेप्थ में चलेगी तो उसको कन्फाइंड स्पेसेस में वो किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो उसके लिए परमिट का भी जरूरी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी परमिट जरूरी है, वर्क एट हाइट के लिए भी परमिट जरूरी है। तो ये है, तो जो भी मैनुअल डिगिंग, मैकेनिकल डिगिंग, दो टाइप की डिगिंग। जो नॉर्मल मैनुअल डिगिंग है वो बंदा हाथ से जो करता है मैनुअली। मैकेनिकल डिगिंग एक्सकवेटर्स के थ्रू, इक्विपमेंट्स, ड्रिलिंग मशीन्स बड़े बड़े, उसके थ्रू जो एक्सकवेशन होता है, जो डिगिंग होती है, उसको कहते हैं मैकेनिकल डिगिंग। तो ये ट्रेंचेस एंड एक्सकवेशन हजार्ड, छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं मैनहोल्स के, छोटे मोटे जर्नल, तो वो ट्रेंचेस में काउंट किया है। एक्सकवेशन, डीप एक्सकवेशन, जो कि पिलर्स के लिए, जो बड़े हाईराइज टावर के लिए बड़ा एक्सकवेशन करते हैं ना, वो डीप एक्सकवेशन होता है। क्या क्या रिस्क है इसमें? हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम केविन, केविन मेन रिस्क है। केविन माने कोलैप्सिंग ऑफ 2 एंड्स ऑफ एक्सकवेशन, जब गड्ढा खोदते, जब एक्सकवेशन करते तो 2 एंड कोलैप्स होके बंदा उसमें फंस के मर जाना, उसको केविन कहा जाता है। फैक्टर दैट पोजेस हजार्ड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन एक्सकवेशन, रोल ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट पर्सन माने those who have skill, knowledge, experience and qualification। ये इसमें क्या है? state the risk, greatest risk that is present at in excavation at an excavation, briefly describe the 3 main जो methods है जो केविन के लिए, और competent persons के बारे में next further we are going to discuss। ये excavation hazards यहाँ पे दिख रहा है आपको, images में दिखाई दे रहा है। ये most common, most hazardous construction operation, ये भी one of the dangerous
ऑपरेशन है, मतलब एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन में। केविन आर द ग्रेटेस्ट रिस्क, मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर्ड इन 5 to 15 फीट डीप, 5 से 15। इसलिए मैं आपको पहले क्या बोला, जो 2 फीट के आगे, मतलब 2 मीटर के आगे जो डेप्थ होती है, 1 या 2 मीटर जो मुख्तलिफ बताया था, वो डेप्थ के आगे जब भी कोई 5 to 15 फीट जो डीप जो बता रहा, उसमें ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हाइट के हिसाब से एक बंदे की थी, तो इसमें चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं बंदा फंस के मरने के, ये यहाँ पर बताएं। एस्फिक्सिएशंस माने लैक ऑफ ऑक्सीजन, सांस लेने में तकलीफ होने को बोलते हैं इसमें। तो इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, इसमें एक हजार्ड क्या है, अंदर जब इनहेलेशन माने सांस, जब इनहेलेशन जो निगल जाना, इनहेल कर लेना टॉक्सिक मटेरियल्स को, फायर भी हो सकता है। और नियर बाय मशीनरी, नियर बाय मशीन जब एक्सकवेशन पे जाते हैं उससे कोलैप्स हो सकता है, ये हजार्ड से, कॉमन हजार्ड से। See, excavation hazard, employee protection. Employee should protect from cave-in by using well-designed protective system. A well-designed protective system supports को edge को protect करना collapse होने से, two ends मिलने से। different excavation के मैं आपको पहले भी क्लास में बताता हूँ। hazard excavation hazard protective system जिसका है well-designed system will be correct design to sloping and benching method. benching methods, sloping method, shoring method जो मैं बताया था वही टाइप। स्लोपिंग मेथड, बेंचिंग मेथड जो कि रॉड्स लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड माने एक्सकवेशन है ये एरिया का, लोकेशन का, बट थोड़ा दूर से एक्सकवेशन कर लेते यू क्रॉस वी शेप में, यू शेप में एट द एंड, सो दैट वो कोलैप्स जो एरिया है, देखिए मेरे हाथों को, ये एरिया रहने से ये एरिया कोलैप्स नहीं हो सकता। अगर मैं स्ट्रेट वे में अगर एक्सकवेशन कर दूं, ये इजीली कोलैप्स हो सकती है, इसीलिए क्रॉस वे में करते, उसको ही कहते हैं स्लोपिंग मेथड। बेंचिंग मेथड भी वही है, उसके अंदर सपोर्ट्स लगाते, शीट्स लगाकर, रॉड्स लगाकर, सो दैट दो एंड नहीं मिले। ये सिंपल मेथड है, इसके आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो हैंडल हैंडल मटेरियल एंड इक्विपमेंट तो प्रोटेक्शन के लिए। और एक्सेस इग्रेस, ये देखिए यहाँ पर है, एक्सेस और इग्रेस माने एंट्री और एग्जिट प्रॉपर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉल्स, protect employees from potential caving, slope or bench sites of excavation, देखिए यहाँ पे place shields between the sites of excavation and work. shields लगाने से, जो shields protected shields लगाने से, rods लगाने से protection होता है पूरे उसका, ये एक चीज। see inadequate worker protection, यहाँ पर देखो ये बंदा कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहने से बंदे को काम करने में बहुत मुश्किल होती है, आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, कोई साइनेजेस नहीं है, इसीलिए देयर इज वर्कर इन द ट्रेंच विथ नो प्रोटेक्टिव सिस्टम दैट इज नॉट स्लोप्ड और बेंच, स्लोप सिस्टम भी नहीं है, बेंच भी नहीं है, एंड हैज नो मींस ऑफ इग्रेस, जाने आने का रास्ता, एग्जिट भी सही नहीं है। प्रोटेक्टिव सपोर्ट सिस्टम शुड हैव बीन डिजाइन बिफोर वर्क बिगिन, प्रोटेक्टिव सपोर्टिंग सिस्टम पहले डिजाइन करना बिफोर काम, मतलब बिफोर कमेंसिंग द एक्टिविटी। इनएडिक्वेट शोरिंग सपोर्ट, नो इग्रेस, कोई शोरिंग सपोर्ट नहीं है, स्लोपिंग सपोर्ट नहीं, बेंचिंग सपोर्ट नहीं, ना जाने आने का रास्ता भी सही नहीं, इसलिए इनएडिक्वेट वर्कर प्रोटेक्शन बता। फैक्टर्स दैट पोजेस हजार्ड टू एम्प्लॉयज, क्या है सॉइल क्लास, मतलब हजार्ड्स के लिए एम्प्लॉयज को जो मेन हजार्ड्स जो है, hazard cause of hazards, soil classification, depth of cut, water content of soil, change due to weather and climate, other operation in the village. The employer or his designer must select and construct the design of support system, shield system, ये जितने भी है, इंजीनियर जो है, साइट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, उसका काम है कौन सा। और ट्रेंच मोर देन 5 फीट, 5 फीट से ज्यादा तो शोरिंग और मस्ट बी स्टेबलाइज स्लोप, शोरिंग मेथड या स्लोपिंग मेथड से। ट्रेंच लेस देन 5 फीट, कॉम्पिटेंट पर्सन टू इंस्पेक्ट है, 5 के अंदर हो, 2 4 5 फीट के अंदर हो तो नॉर्मल ट्रेंच जो करते। ट्रेंच मोर देन 5 फीट, ट्रेंच अगर गड़ा बहुत नहीं, छोटा गड़ा है मगर डेप्थ में कर रहे तो उसको स्टेबलाइज स्लोपिंग शोरिंग मेथड जरूरी है, ये याद रखना है आपको। और ट्रेंच लेस देन 5 फीट, कॉम्पिटेंट पर्सन शुड इंस्पेक्ट, डिटरमाइन द प्रोटेक्टिव सिस्टम इज नेसेसरी, अगर नेसेसरी है, एरिया सॉइल सही नहीं है, लूज सॉइल है, देन वी हैव टू हैव अ प्रोटेक्टिव सिस्टम टू अवॉइड एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स एंड फॉल ऑफ पर्सन और फॉल ऑफ केविंग्स, ये सारी चीज मायने रखती है। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन ट्रेंच शील्ड, टाइप्स ऑफ, ये शील्ड्स बहुत सारे टाइप है, डिपेंड करता है। ये हाइड्रोलिक जैक सिस्टम, ये जो बताया ये उतना वो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इग्रेस सिस्टम,
egress system, रास्ता माने exit system. देखिए ladder है, this ladder does not meet the requirement of standard. Obviously एक normal temporary ladder रख के use नहीं कर सकते, proper ladder रहना है stabilized way में, even surfaces पे, uneven surfaces पे नहीं, सही way में, और उसको tie up किया जाता है ऊपर तक, जो कि अक्सर आप देखे होंगे हेलीकॉप्टर में से भी जो है इमरजेंसी रेस्क्यू टीम लैंड उतरती है ना, तो लैडर देखे ना वैसे टाइप के लैडर, या एरिया थोड़ा स्लोप करके लैडर को पोजीशनिंग जो स्टैंडर्ड लैडर स्ट्रेट वे में लैडर स्लाइटली जो है 90 डिग्री जो लेवल होता है 45 डिग्री 90 डिग्री स्पीड के हिसाब से, वो हिसाब से लैडर प्लेस किया जाता है। इसीलिए लैडर का सिस्टम मतलब लैडर प्लेस करना और रास्ता आने जाने का बिल्कुल क्लियर होना है, फ्री फ्रॉम obstructions obstacles, फ्री फ्रॉम, क्लियर रहना आने जाने का रास्ता, क्योंकि इमरजेंसी में बंदा जाने के लिए फंस गया तो क्या फंस, एक्सकवेशन सी मस्ट बी। यहाँ पर है हजार्ड्स कॉम्पिटेंट पर्सन्स के बारे में जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। hazards, competent person must have specified training in and be in knowledgeable about soil classification. ये साइट सुपरवाइजर साइट इंजीनियर का यूज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, कौन से स्टैंडर्ड्स है, कंपनी के स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मस्ट बी केपेबल टू आइडेंटिफाई द hazards। जो भी बंदा वहां पर टीम लीडर के जैसा असाइन करा उनके इतने केपेबिलिटी होना चाहिए कि वो hazards को आइडेंटिफाई कर सके एंड इमीडिएटली एलिमिनेट करने की उसके पास थोड़ी सी इन्फो नॉलेज होना चाहिए। ऑब्वियसली सेफ्टी ऑफिसर इज safety officer is responsibility is to help them, assist them in order to eliminate the hazard, monitor the location and ensure that the people are following full safety and implementing safe work practices। ये important। इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको और एक पॉइंट क्या बोला था, मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, परमिट टू वर्क सिस्टम, these are the administrative control। इंजीनियरिंग कंट्रोल, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं, ये कंट्रोल्स है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में बताया था ना, एलिमिनेट द हजार्ड, देन पुट इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फाइनली पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जैसा मैं देखो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी अच्छा खासा दिमाग में बैठ गया टॉपिक्स, वैसा आप लोग को भी दिमाग में बैठ जाए क्या क्या है एलिमिनेट करने के लिए। वो क्या है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, कैसा कंट्रोल करना कोई भी चीज के लिए, वर्क एट हाइट के लिए, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, एक्सकवेशन के लिए, कन्फाइंड स्पेसेस के लिए, सब के लिए। Now coming to the confined spaces, मैं वो टॉपिक आपको नॉर्मली बता दूं। कन्फाइंड स्पेस किसको कहा जाता है, जहां पर भी काम हो रहा जिसके एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट हो, बहुत छोटी हो और काम करने की जगह कंफर्टेबल नहीं हो, जहां पर बंदा एक या दो बंदे से ज्यादा कोई नहीं काम कर सकते, वो लोकेशन वो एरिया को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। उसका बेस्ट एग्जांपल इज मैनहोल्स। मैनहोल में देखिए आप एंट्री में दो दो बंदे एक साथ नहीं जा सकते, एक बंदा जाना दूसरा बंदा जाना, और मैनहोल्स भी ज्यादा 5-5 6-6 बंदे अंदर नहीं। ये अलग बात है कि कोई टैंक से अंदर बड़े बड़े है तो बंदे फिर भी हो, वहां पर काम करने के लिए डिफिकल्टी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, टॉक्सिक गैसेस होते हैं और बंदे की एंट्री और एग्जिट बहुत कम होती है, तो वो काम वो जगह को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। वहां पर कॉमनली वही हजार्ड जैसे कि एक्सकवेशन के और कन्फाइंड स्पेस के ऑलमोस्ट मिलते हुए हजार्ड ही होते हैं। टॉक्सिक इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस मटेरियल्स, टॉक्सिक ये सारी चीजें हैं, और अंदर कंटेमिनेटेड वाटर कंटेमिनेशन के वो डिजीज मतलब वाटर कंटेमिनेटेड होते हैं उधर, और ड्रेनेज का भी पानी रहता है, तो ये सारे फ्यूम्स कुछ गैसेस भी हो सकते हैं। और एक्सकवेशन में एक एक्सकवेशन का हजार में एक चीज ये भी है कि आप एक्सकवेशन करते करते इंटरनल ये ग्राउंड लेवल के जितने कनेक्शन डैमेज कर सकते हैं, तो इसीलिए सॉइल टेस्ट होता है और स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको एक डायग्राम देता है, ग्राफ देता है, ये एरिया से एरिया तक इतना एक्सकवेशन कर सकते हैं, देन यू हैव टू डू द एक्सकवेशन। ये सब चीजें परमिट टू वर्क में मेंशन किए जाते हैं। ये परमिट टू वर्क के अकॉर्डिंगली सुपरवाइजर जब एग्जीक्यूट करता है काम को, जब काम को स्टार्ट करता है तब उसको पता चलता है ये काम ऐसा करना है। समझ में आया? तो सेम वे में कन्फाइंड स्पेसेस में भी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग दी जाती है, बंदे कॉम्पिटेंट होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बंदे को सांस लेने में मुश्किल होती है। सो देयर विल बी ए प्रॉपर सिस्टम, एक सिस्टम होता है परमिट टू वर्क सिस्टम के अकॉर्डिंगली फॉलो करके काम करना चाहिए। उससे पहले कन्फाइंड स्पेसेस में मैनहोल्स में बड़े बड़े मैनहोल्स में वेजल्स में टेस्ट किया जाता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन लेवल नहीं तो फिर एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल
सिस्टम प्रोवाइड करना है ब्रीथिंग अपैरेटस का, तो दैट बंदा काम करे। और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू बी गिवन इन कन्फाइंड स्पेसेस, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देना है। उसके अलावा और चीज क्या है, जब टेस्ट होता है, जब टेस्ट करते हैं बाद ऑप्टोमीटर से, गैस टेस्टिंग डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्टर से टेस्ट करके गैसेस लेवल मालूम करके तब यू आर गोइंग टू अलाउ। इफ इट इज सुटेबल, जो 19 to 19.1 to 21.1 इतना ऑक्सीजन लेवल आए तो ही बंदे को अलाउ करना है। नाइट्रोजन गैसेस होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होते हैं, अगर वो रेशियो कम रहा तो ही अलाउ करना है बंदे को। उसके लिए कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। और कन्फाइंड स्पेसेस में इमरजेंसी में कभी कभी अंदर नेटवर्क नहीं आता है, कुछ वॉकी टॉकी यूज नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में रोप सिस्टम से भी आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इन केस एक रोप कन्फाइंड स्पेसेस में छोड़ देने का, ऊपर एक बंदा रोप लेके बैठता है, एक बंदा बिठाते हैं उसको बंदे को, नीचे इमरजेंसी है तो वो एक बार रोप हिलाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार कंटिन्यूअसली रोप शेक करेगा। तब वो रोप को शेक करेगा तो ऊपर वाले बंदे को रोप पता चलेगी कि शेक हो रहा, मतलब समथिंग इज देयर, समथिंग दे आर स्टक इन एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है अंदर। तब रेस्क्यू टीम अंदर जाके बंदों को छुड़ाती है, क्योंकि डीप एरिया में आवाज भी नहीं गई, फोन भी नेटवर्क नहीं आता, वॉकी टॉकी भी काम नहीं करते, तो वैसे सिचुएशंस में ये मेथड यूज किया जाता है। वैसे रेस्क्यू टीम आके उसको रेस्क्यू करती है। आप you are not the one person competent person, you are not, if you are not having any knowledge you should not go and check, क्योंकि अंदर कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो गए तो आप भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू विल बी स्टक इन दी कन्फाइंड स्पेसेस। ये डिफरेंट कंडीशंस होते हैं काम करने के लिए। थ्रू आउट दिस थिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर सुपरविजन। समझ में आया? सो फार वी हैव डिस्कस एक्सकवेशन, कन्फाइंड स्पेसेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, वर्क एट हाइट, ये 4-5 मेजर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हुए उसके बारे में डिस्कशन किया। अब बोलो रमेश और महीन, कुछ डॉट है? समझ में आया? हाँ सर, ओके सर। ओके ना रमेश? समझ में आया। ओके। कोई कंफर्टेबल कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर नॉर्मली 5 to 15 फीट सर, मोर देन 2 फीट सर। हाँ, अगर हजार्ड्स में प्रॉब्लम होना बोल तो 5 to 15 मिनट सर, 2 फीट्स के ज्यादा कुछ बोले थे ना सर आपको वहाँ पे? हाँ, नहीं देखो ऐसा नहीं है, क्या है बोले तो वर्क एट हाइट के लिए क्या है मालूम है, 1.8 मीटर के ऊपर कुछ भी काम हो तो आप उसको वर्क एट हाइट में कंसिडर करना। 1.8 मीटर के अंदर के नीचे हाइट में काम हो तो उसको वर्क एट हाइट कंसिडर नहीं करते। अब इसमें एक कॉमन एक चीज है, अब रमेश के आप वर्क पे काम कर रहे हैं एग्जाम्पल, और आप 1 मीटर की हाइट पे बंदा काम कर रहा है, और जो हार्नेस देते ना आपको वो 3-4 मीटर की हाइट का हार्नेस रहता। अब बंदा 1 मीटर पे हार्नेस लगा के अगर काम कर रहा और कुछ एंकर करा, बंदा ग्राउंड पे गिर गए तो भी उसको हार्नेस क्यों स्ट्रेच नहीं होता। हार्नेस का पहनना, हाइट पे करना कोई वैल्यूबल चीज नहीं है, मायने नहीं है ना, कुछ सेंसेबल चीज नहीं है। तो इसीलिए 1.8 मीटर के ऊपर जो हाइट कंसिडर होती, जो काम होता है उसको वर्क एट हाइट कंसिडर करते हैं। वैसे ही कन्फाइंड स्पेसेस में, कन्फाइंड 2 मीटर के डेप्थ में अंदर नीचे जब काम करते हैं उसको कन्फाइंड स्पेस मतलब सॉरी एक्सकवेशन कहा जाता है, एक्सकवेशन। और इन द सेम वे कन्फाइंड स्पेसेस भी छोटे से एरिया 2 मीटर डेप्थ में अंदर जाके काम कर रहे, वो भी एक काइंड ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस है। समझ गए? एक्सकवेशन इज डिफरेंट, डिगिंग कर रहे। Confined space is area, location where the person is feeling difficulty to work in, where the area he feel difficulty to take oxygen, और बंदे 1 से 2 बंदे काम करने के लिए डिफिकल्ट, तो वो लोकेशन वो एरिया कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। और यहाँ पर एक्सकवेशन क्या है, इतनी डीप करे तो उसको एक्सकवेशन कौन कहता है। और यहाँ पर हाइट में इतनी ऊपर के ऊपर हाइट पे काम करते तो वर्क एट हाइट कंसिडर किया जाता है। समझे? थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है समझने के लिए। सर वालनेट है ना सर, अभी प्रॉब्लम करने हुए ऐसा सेव करने के लिए, अगर कोई बंदा काम करते तो गिर जाने को, लेकिन वो वालनेट हाइट पे जो काम कर रहे हैं ना उसके लिए नीचे बनना पड़ता है, या नहीं तो इवन मोर देन 8 फीट्स के अबव भी काम करे तो लगाना पड़ता है सर? लगाना पड़ता हार्नेस ना, हार्नेस सर को हार्नेस सर। हार्नेस जो है आपको
4-5 मीटर के हाइट पे एंकरिंग सिस्टम है, स्कैफोल्डिंग है, छोटी स्कैफोल्डिंग है, 2 है स्कैफोल्डिंग में जो है, मैं आपको बोला था देखिए छोटी मोटी पेंटिंग करने के लिए भी छोटी स्कैफोल्डिंग रहती है जो कि लाइट वेट लाइट ड्यूटी स्कैफोल्डिंग रहती है। हेवी स्कैफोल्डिंग बड़ा स्ट्रक्चर, तो छोटे स्कैफोल्डिंग 2-3 मीटर के लिए जरूरत नहीं है रमेश, कोई जरूरत नहीं। 5-6 मीटर की हाइट पे जब गए, हैंगिंग पोजीशन सही रहा, एंकरिंग कर सक रहे आप प्रॉपर, और बंदा के हाइट का लोकेशन एरिया है, तो वो एरिया पे आपको मैंडेटरी है लगा। बट 1-2 मीटर 3 मीटर की हाइट तक भी हार्नेस का कोई यूसेज नहीं है। मैं बोला ना, हार्नेस जब एंकर करते, जब एंकरिंग सिस्टम नहीं है और हार्नेस का लेवल ही सही नहीं है, तो फिर हार्नेस लगाना और फायदा नहीं है, उसका कुछ वर्कआउट ही नहीं होता। ये है चीज। सर अभी नॉर्मली अब रूम पे सेकंड एक ही रूम में अगर ऊपर 6 to 8 फीट के ऊपर काम करते रहे तो कुछ वायरिंग और फैन और कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग काम करते रहे तो कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता मे भी बोले ना सर, अपन को पीपी अरेंज करना पड़ता ना सर फिर डेफिनेटली कि शॉक नहीं लगे ऐसा, हाथ को कुछ रहता ना सर ग्लव्स, करंट शॉक नहीं लगे ऐसा, वो भी देना पड़ता ना सर अपन लोग को। हाँ हाँ सही है, प्रॉपर सही बात, वो तो देना पड़ता, जाहिर सी बात, करेक्ट, वो देना पड़ता। तो उसके लिए अगर आप अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिकली जैसा मैं बोला सिंपल वे में लॉजिकली, अगर वो एरिया का पावर सप्लाई ऑफ कर सकते तो करवाना। कभी कभी ऐसा रहता कि नहीं करवा सकते क्योंकि वो पावर सप्लाई दूसरी ऑफिस में भी जाता और वहां पर आप जो है पावर सप्लाई देना जरूरी है आपको। तो वैसे सिचुएशंस में आप प्रॉपर पीपी करना है, मतलब प्रॉपर पीपी प्रोवाइड करना है, इंसुलेटेड की मतलब पीपी प्रोवाइड करना है, रबर ग्लव्स जैसा वो करते। उसके अलावा अगर वो साइड पे थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन दे सकते हो वायरों को, तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स को बुला के प्रोटेक्शन देना इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि सर नॉर्मल अपन घर पे भी कुछ काम करते थे इलेक्ट्रिशियन आगे करे तो करंट पास पहले बंद करते सर, देन आफ्टर पास होते हुए भी एक बार चेक कर लेते सर हम लोग। सर करना है। मैं इसलिए क्या बोला, और दूसरी चीज अभी देखिए इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं टेस्टर से पहले चेक करते, देखे नहीं आप पावर सप्लाई है नहीं है, कौन सा है, न्यूट्रल है, वही वे में। अभी यहाँ पर अपन जो है कंपनी की इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, आप जो है एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ में जो होता और घरों में जो होता वो है सेम है, कंडीशन अलग है, सिचुएशन अलग है, और सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से ही अपने को एक्ट करना है। और सेफ्टी ऑफिसर प्रोएक्टिव रहना, कभी एक्टिव तो एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव के फ्यूचर के मतलब जो इंसिडेंट्स हो सकते जो नहीं भी हो सकते उसको भी कंसिडरेशन करना है अपने कि हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है एक इंसिडेंट 2 दिन पहले ही 2 या 3 दिन पहले भी एक हैदराबाद में गच्चीबोली एरिया पे एक्सीडेंट हुआ है। बोलो सर। ऑन द स्पॉट बंदे मर गए, एक्सीडेंट हुआ कार का, एयरबैग फट के मर गया। एयरबैग जनरली एयरबैग जब होता खुलता कार का तो बंदे प्रोटेक्शन हो जाते, तो एयरबैग खुलने के बाद भी मर गए बंदे। अब सर अहमद सर ये सर ये बारिश में बस ना सर, बारिश हुई थी सर ना सर, फुल बारिश हुई थी, बड़ी फॉर्च्यूनर था रात में नहीं वो। ये 2-3 दिन पहले का ही बोल रहा हूँ मैं आपको, गच्चीबोली साइड पे हुआ एक कार का एक्सीडेंट हुआ 3-4 दिन पहले। हाँ तो सर और एक सर 2-3 महीना पहले कार ना बारिश हो रही थी, कार फुल स्पीड से आ रही थी, ऑटो वाला जा रहा था, ऑटो को मारते कि छन्नी हो गया, दोनों स्पॉट पे मर गए थे। ये 3-4 महीने हुआ था पहले केस, खतरनाक भाई गच्चीबोली पे गच्चीबोली का भाई वो एक्चुअली ड्रंक एंड ड्राइव केस था भाई, उन्होंने रात में पी लेके दोनों आके मार दिए थे, वो ड्रंक एंड ड्राइव केस था भाई, ड्रंक एंड ड्राइव का केस था। इंसिडेंट एक्सीडेंट रमेश इसलिए अपन क्या बोल रहे, इंसिडेंट एक्सीडेंट अनप्लान्ड इवेंट है, कोई प्लान नहीं करता जनरली, वांटेडली कोई नहीं करता, मतलब होना बोल के करता नहीं कोई, वो अनप्लान्ड हो जाता। अब उसके रूट कॉज अगर देखिए, मतलब रीजनिंग देखिए, या मतलब मेन कॉज क्या है, रूट कॉज, व्हाट वाज द कॉज। अब जैसा कि आप बोले ड्रंक एंड ड्राइव क्या है मालूम, इंसिडेंट एक्सीडेंट का वो रूट कॉज, द पर्सन हु ड्राइव लाइक कार वाइल ड्रिंकिंग, वाइल इन ड्रंक पोजीशन पे कार चला रहा, मतलब रूट कॉज क्या है, ड्रंकिंग। ऊपर से सेकंड रूट कॉज जो चला रहा, गाड़ी चला रहा गलत, तीसरा रूट कॉज ओवर स्पीड, ये रूट कॉजेस हो जाते। तो ये रूट कॉज को एनालाइज करना अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेफ्टी ऑफिसर। मैं आपको एक एग्जांपल दिया इन टर्म्स ऑफ दिस रोड एक्सीडेंट्स, वही मतलब इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, एग्जांपल जस्ट एक रोड का एक्सीडेंट में दिया, तो ये रूट कॉजेस हो गए। तो इसके लिए ये रिड्यूस करना है, इसको एलिमिनेट करना, तो अपन क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवॉइड
ड्रंकिंग वाइल ड्राइविंग पॉसिबली। उसके बाद अगर ड्रंक कर रहे तो लेट अदर पीपल ड्राइव, और अदर पीपल की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिहेवियर टुवर्ड्स वाइल ड्राइविंग, ओवर स्पीड नहीं चलाना। तो ये कंट्रोलिंग हो गए, एलिमिनेशन हो गए हजार्ड्स के, रिस्क के। वैसी साइड पे भी अपने को ये देखना है कि पॉसिबल टू एलिमिनेट एलिमिनेट करो, पॉसिबल टू स्टॉप स्टॉप करो, अगर नहीं तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखो, इफ नॉट अनदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो ये सारी चीजों को अपन गैदर करके एक प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज करके सर सिस्टम सर बनाए। अहमद सर, हाँ सर अहमद सर, ये केबी है, ये जुबली का जो फ्लेवर है ना सर, वो अब एरिया में, वो अब एरिया में ऐसा है कि सर ऊपर से 40 के स्पीड भी अगर ऊपर कार गए तो फाइन नहीं करते सर। 40 के हाँ, ऊपर से भी अगर कार गए तो फाइन नहीं करते, क्योंकि है बहुत ज्यादा। कंट्रोलिंग प्रिवेंशन है ना, वो कंट्रोलिंग में से कंट्रोलिंग मेजर से प्रिवेंट कर देना। हाँ हाँ अगर जी, नहीं हाँ जी, करे हाँ तो जी। मुश्किल हो जाती। हाँ सर, ऊपर से सर ये रात में सर हम ना बंजारा हिल्स कभी कभी जो मेहदीपट्टनम फंक्शन से आते ना सर, मलकपेट से, तो ग्रुप होता है सर, बोलना फूकने का टेस्ट 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 करते सर। किसी को अगर पुलिस वाले रहते हैं 8-10 सर, अभी डाउट डाउट आ गया ना, फूको बोल के बोलते हैं। कुछ उन लोगों के पास कुछ रहता है इंस्ट्रूमेंट, फूकने से अगर वो पिए तो खाली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन लोगों से वो आती है, उन्हें साइड में लिया साउंड, होता बीप पुलिस साउंड वाला। आता है, रेड लाइट बताती है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, जी हाँ सर। सर मोर देन ये 30 से ज्यादा दिखा तो ऑटोमेटिकली वो बफर आया था सर रेड कलर का, हाँ बफर है, और बीप वो साउंड। साउंड बीप साउंड आया था सर मोर देन 30 से रहे तो। ऑलमोस्ट आजकल देखो सारे कितन अगर भाई डेंजर ड्राइव मिले तो पहले तो 40 50 60 था, लेकिन अभी मिनिमम 200 250 300 है, तो भी हम लोग कुछ केस कुछ बुक कर रहे सर डायरेक्ट जेल को जाने के लिए। वो है अभी, और वो डायरेक्ट जो है कोर्ट को जाने का है, फाइन पे करने। हाँ 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 सर। यहाँ पर जो है काउंसलिंग कर रही, हाँ? काउंसलिंग काउंसलिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये एक है, तो अपन भी जो है जैसा कि बिहेवियर टुवर्ड्स द वर्कर का जो बिहेवियर है, तो अपन जो ट्रेनिंग देते, टूल बॉक्स ऑफ ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी ओरिएंटेशन क्लासेस, इसमें अपने को यही ट्रेनिंग देना है कि बिहेवियर चेंज करना है बंदे को, वर्क एटीट्यूड जो है आपका चेंज करना है, वर्किंग एनवायरनमेंट जो है आपका चेंज करना है। और सुपरवाइजर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि टू बिहेव, टू मॉनिटर द लोकेशंस, अपनी responsibility to supervise and monitor them, to supervise and monitor supervisor as well as work and the locations, ये अपनी responsibility है। and to report any kind of near misses, risk hazards, ये risk hazards को जो है सुपरफिशियल अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है कि ये रिस्की एरिया है, तो वी हैव टू प्रोवाइड सो एंड सो प्रोटेक्टिव मेजर्स, सो एंड सो प्रोटेक्टिव सिस्टम, और ये जितने इंसिडेंट एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड करना है, सो दैट वी विल रीच अवर टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव। तो सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी का रूल्स रेगुलेशंस के साइड के यही रहते हैं कि टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो ये अचीव करने के लिए ये सिस्टम्स अपन रखे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, सिस्टम्स जो है, परमिट टू वर्क सिस्टम्स है, ये मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट, इससे साइट के इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते पॉसिबल। सर नॉर्मली आउट ऑफ सिलेबस सर, एक क्वेश्चन सर, अभी अपन हजार्ड पे काम करते रहते, हजार्ड पे अपन का वर्क लेवल 100% रहता सर, मे बी 90% रहता सर, बट आउटसाइड हजार्ड अपन कुछ अन्य दूसरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करके और कुछ समथिंग पुलिस केसेस सर, समथिंग अननेसेसरी थिंग्स करे तो वो अपन को जॉब के ऊपर इफेक्ट गिर सकता सर, मे बी दुबई ऐसा 100% गिरता आपका परफॉर्मेंस, सर। आपका जो अप्रेजल जो रहता है, ईयरली अप्रेजल, उस पर इफेक्ट पड़ता, प्लस यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी समटाइम्स नॉट ऑल, डिपेंड अपॉन सर द सर कंडीशन। हाँ, आप सर अहमद सर, सर ये 3-4 महीने जो बारिश में हुआ था ना सर, वो इतने बड़े पैसे वाले थे, मिनिस्टर पद लिंक्स थे, तभी तेलंगाना की पुलिस एक्शन ली, कोर्ट में केस डाली सर लोग पर। तो 5-6 महीने जो ऑटो का जो बच्चा, ऑटो का ड्राइवर मर गया था, 2 लोग जो मरे ना, जो फॉर्च्यूनर पे जो हुआ था ना एक्सीडेंट, फुल पैसा था, अरबपति थे बोला, लेकिन तेलंगाना की पुलिस खामोश नहीं बैठी, उन लोग कोर्ट में केस डाले, फाइन डाले, कुछ जेल भी हुई इन लोगों को सर। हाँ, जेल भी होती, कंपनसेशन पे करना पड़ता, उनके फैमिली की जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता, जाहिर सी बात है ना भैया, हाँ मैटर। नहीं सर, पहले पहले क्या क्या था सर, कांग्रेस में सर ये जो पैसे वाला था, मिनिस्टर लिंक था, उन्हें निकल जा रहा था, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट सर, पैसे वाला और वो मिनिस्टर एक्शन ले रही, जेल में लेकर दे रही कंपनसेशन, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया रूल्स, तेलंगाना के हाँ रूल्स है वही सर। है, अभी वही, और दूसरा ये साइट के रिलेटेड भी ऐसे ही होता है, समटाइम्स अगर कुछ हो जाए और तो फिर ऑब्वियसली कंपनी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ
इम्पोजिंग ए हेवी पेनल्टी, मतलब एक पेनल्टी इम्पोज करती है आपके अगेंस्ट में, और एल्स यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द वर्क साइट या टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी, इमीडिएट टर्मिनेशन, ये एक्शन। सर मिडिल ईस्ट में है सर, वो कॉम्प्रोमाइज करते नहीं करते सर। 40,000 50,000 इंडिया के 25 लाख 50,000 30 लाख। दरहम, 50,000। मैं क्या बोला आपको, दुबई में, यूएई में समर में, पीक समर में मिड डे ब्रेक होता है। मैं आप लोगों को बोला था इससे पहले क्लास में, मिड डे ब्रेक की जी टाइमिंग क्या रहती, 12:30 से 3 बजे तक दोपहर के, पीक टाइमिंग। ये टाइम पे कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं होना, मतलब डायरेक्ट अंडर सनलाइट, सनलाइट धूप के अंडर में डायरेक्टली काम नहीं होना। अगर काम हुआ तो ये लोग क्या करते, यूएई में, दुबई में सर्वे करते, मतलब थ्रू हेलीकॉप्टर एरियल सर्वे होता, और ओहो। हाँ ड्रोन कैमरेज जो होते ना, ड्रोन्स के थ्रू हाँ। सर्वे करते। उसमें क्या वाह। होता, कोई भी बंदा अगर घट गया कोई एरिया लोकेशन में, तो वो लोकेशंस को ट्रेस करके सीधा वो लोकेशन पे, वो साइड पे जाके, वो साइड की जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, उस पे सीधा 50,000 दरम फाइन डालते। 50,000 दरम्स, मतलब इंडिया के 10 लाख। सर मे भी ये हिसाब से अगर अपन 24/7 काम करना इम्पॉसिबल है सर, कि 3 शिफ्ट्स कंप्लीट रेगुलर नहीं चलते नहीं चलते, नहीं चलते, वही तो बोल रहा ना, सर। पॉसिबल नहीं है। सर और दूसरा सर वो रमेश, एज पर सर यूके सर स्टैंडर्ड, न्यूज के और उषा के स्टैंडर्ड में, आपको मालूम है एक नॉर्मल बंदा है जो है 8 से 10 घंटे, अब गल्फ में रीजन में 12 घंटे तक या 2 घंटे, 10-11 घंटे, 1 घंटा ओवर टाइम, 1 घंटा ब्रेक हुआ रहता, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे मैक्सिमम उसके बाद काम करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आई एम टेलिंग यू, अकॉर्डिंग टू यूके एंड यूएस स्टैंडर्ड, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, मतलब ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहते हैं, वो लोग इतना ही काम कर सकते हैं। आप बात, बंदे कंटिन्यूअसली 36-36 घंटे काम करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वो नहीं है, कि मतलब लीगल नहीं है, वो इलीगल है। इसलिए काम की भी जो है वर्किंग आवर्स भी दिया जाता है, इसलिए ब्रेक है, 8 आवर्स वर्किंग आवर्स है, ब्रेक है, जिसमें 1-2 घंटे मैक्सिमम ऑफ ओवर टाइम दिया जाता है। ये सिस्टम है यहाँ, तो सर सिस्टम्स को सर फॉलो करना सर पड़ता है। अब सर अहमद सर, सर मैं दुबई में ये भी आजमाया कि सर रमजान में ना सर, रमजान में पूरे रेस्टोरेंट सुपरमार्केट सब बंद होने चाहिए सर। एक बार फजर के बाद पूरे बंद हो जाने चाहिए। और ये इफ्तार के बाद ही, इफ्तार से 1 घंटे या इफ्तार के बाद ही खुलना चाहिए। अगर इस उस दरमियान में अगर खुला कोई सीआईडी को देखे तो सर फाइन फाइन है, कहते सर फाइन है, कहते पूरे फाइन यूएई है, में सर। इसलिए भी है, मगर ऐसा भी है, एक जगह पे ऐसे भी है, तो क्लोज करना है ओपनली, बिकॉज रेशियो जो है, मतलब फास्टिंग पीपल का रेशियो ज्यादा रहता, तो हाँ जी हाँ फास्टिंग सर जी। पीपल का रेशियो ज्यादा रहा, तो वहां पर जी ऑब्वियसली एज अ पार्ट ऑफ लाइक रिलीजन, कल्चर एंड कस्टम्स, रेस्पेक्ट करने का मैटर है। बट और एक चीज ये भी है कि आप थ्रू शॉपिंग मॉल्स में जाओ, कोई भी चीज खरीदो, पब्लिकली ओपन प्लेसेस में खाना नहीं है आपको, आप बैठ के अच्छा अच्छा रूम में, ऑफिसेस में कैबिन बन करके खा सकते, बिकॉज अच्छा अच्छा अदर अच्छा रिलीजन पीपल को भी रेस्पेक्ट करना है ना। वी आर अच्छा। फास्टिंग, वी आर फास्टिंग, ओके, टू सम एक एक जगह पे आप बोल सकते हैं कि भाई वी आर फास्टिंग, बट वो बंदे जो फास्टिंग नहीं करते, फास्टिंग नहीं जी भी है सर और जो नहीं करते, तो उन लोग के लिए तो खाना 3 टाइम जरूरी है। तो वो जी सिचुएशन सर। में ओपन प्लेसेस में नहीं खाना, ऐसा है वो, बट अच्छा आप अच्छा। सर खाना है सर रोज। सर मेरे दोस्त ने ये बोला कि सर ये एक्चुअली अभी रमजान अप्रैल और मई में कुछ शुरू हो रहा ना सर, रोजा को वो महीनों में कुछ इंटरव्यूज लेना और कुछ जॉब का इंटरव्यूज लेना थोड़ा स्टॉप रहता बोल के कुछ बोले थे सर। वो हायरिंग एंड हायरिंग फायरिंग थोड़ा कम हो जाती, इसलिए हो जाती हाँ हाँ सर, कि कि बनता है, देखो वर्किंग रमेश, आवर्स वही है ना, वर्किंग आवर्स भी कम हो जाते हैं, 6 आवर्स हो 4 जाते हैं, आवर्स रहता सर, सिंपली 4 आवर्स 6 आवर्स, ओनली। 4 आवर्स रहते गवर्नमेंट के लिए, 4-5 आवर्स, एंड नॉन सर लाइक प्राइवेट सेक्टर्स के लिए 6 आवर्स रहते, क्योंकि जब सर फीडिंग नहीं होती और बंदे को खाने का टाइमिंग कम हो जाती और 2 टाइम ही हो जाता, तो ऑब्वियसली फिजिकली वो केपेबल नहीं होता, एबिलिटी नहीं होती काम करने के लिए, तो इसलिए कम करते। वो ज्यादातर मिडिल ईस्ट रीजन में होता है, इधर नहीं होता। इधर क्या होता है, मुस्लिम बंदों को थोड़ा आपको एक वो देते, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, सर अहमद सर इधर सर ज्यादा। सर सर मैं दुबई कतर मिडिल ईस्ट में एक चीज आजमा सर, सर ये इसका मैं कोई रीजन बोलिए सर के। सर ये मलबारी जो रहता है ना सर, मलबारी, ये ये सर हर जगह नहीं कि इतना मुकाम इतनी इज्जत, हर जगह नहीं, इतनी इतनी उल्लाह जो है कैप्चर कर लिया सर, जहाँ भी जाते अल्हम्दुलिल्लाह उनके दुबई में बहुत सारे देखा मैं, मतलब में नहीं, इसका यूनिटी रहती है इसका काफी आंसर सारे। मैं आपको जो है एक नॉर्मल वे में देता हूँ, मतलब एक नॉर्मल इसमें, कि बेसिकली 2 या 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दो बहुत जी जरूरी है आदमी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी वो सर लोग के पास यूनिटी है कंपेयर टू जी अदर सर
अदर पीपल। जी सर, जी फर्स्ट ऑफ सर, ऑल वो लोग के पास यूनिटी है। सेकेंड जो है ग्राउंड टू द ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड लेवल, जमीन पे रहते बंदे वो लोग ज्यादातर काम करने के लिए। एंड दे विल जी सर, नेवर फील और शाई। देखो आप, छोटे पोस्ट से लेके बड़े पोस्ट तक भी है वो लोग, छोटे पोस्ट में जी भी सर, जी हाँ सर, वो जी काम के लिए पीछे नहीं हटते। और फोर्थ चीज क्या है, वो लोग में जो है मतलब एक को एक सपोर्ट करने की जो आदत है वो हर किसी में नहीं है। तो इसके लिए सक्सेस है। और जाहिर सी बात है वो लोग का ज्यादातर स्टाइल मतलब वो जी सर, जी सर। ऐसा नहीं नहीं कि सर, ऐसा नहीं सर, वो अब वो अहमद सर, वो आते कंपनी में सर एक लेबर की तरह, छोटे ऑफिस बॉय की तरह, लेकिन 10-15 साल रह के मैनेजर बन के निकलते सर। हो हाँ, जाएगा मैं। वही तो है ना, वो स्ट्रगलिंग है ना। बिहेवियर जो है बंदे का, एटीट्यूड स्ट्रगलिंग एटीट्यूड रहा, और बंदा एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो ऊपर जाते गया तो ऑब्वियसली ही रीच टू हिज पोजीशन, डेफिनेटली। कई ऐसे बंदे हैं जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं, इसलिए तो बोला ना मैं। अपने पास क्या है मालूम, बेसिकली अपने पास कोई डिफरेंट डिफरेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जी सर, लोकेशन, जी हाँ, जी हाँ सर, जी हाँ सर। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में क्या है, एक अलग है। अब जैसा कि बेसिकली वी एज हैदराबादी, अपन जो हैदराबादी जो गल्फ कंट्रीज में नवाबी बोलते हैं अपने, हाँ मतलब जी वी हाँ, जी हाँ सर। नवाब के उसके एरिया से आया आप, नवाब लोकेशंस के। तो जैसा कि नवाब की औलाद है क्या लखनऊ बोल के बोलते। लखनऊ के लोगों को भी नवाबी बोलते हैं, जी क्योंकि सर, बातचीत बातचीत। तेलंगाना, हाँ तेलंगाना जो दक्कन था तो नवाबी था इसलिए। बट जरूरी नहीं है कि हर कोई नवाबी करता। मैं तो 12-12 13 घंटे भी काम करा, तो जरूरी नहीं माशाल्लाह, है। माशाल्लाह, होता है, माशाल्लाह, चलते माशाल्लाह। रहता है, डिपेंड करता है। ओके, जी हाँ सर, जी तो जी, ओके सर, इंशाल्लाह ओके कल सर, ओके सर। कल एक जो क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस कल एक इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस, ऑल दी जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है, SWL है, स्टार्ट वर्किंग लोड, मैक्सिमम मैं कल एक टॉपिक में कवर करके उसके बाद विल डिसाइड। ओके। और सर सर, अब सर इंडस्ट्रियल, अहमद सर, अच्छा, अच्छा अहमद सर, मैं क्या चाह रहा हूँ सर कि अब ये 2 क्लास आप ऐसे लेके सर, ये माइंड कूल रिलैक्स कैसा रहना, और जो है ना एटीट्यूड, मैं वो बिहेवियर लेता हूँ, चेंज, और मैं एक क्लास लेता तो हूँ सर ये आपको। नहीं सर, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल वे में सर 2-3 भी अगर आप क्लास ले लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। थियोरेटिकल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई। जी सर, क्योंकि सर वर्क एकदम ऑन द्वारा चेंज चेंज कैसा करना, अपने आप को जो है ना कैसा हम बदलना, वर्क की तरफ डाइवर्ट वो कैसा टिप्स करना, टिप्स तो है वो। काफी सारे। जी हाँ, जी हाँ सर, जी हाँ सर, ओके सर। ओके, रमेश विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मतलब मुफस्सिर। कल अपन जी हाँ सर, सर इंडस्ट्रियल सेफ्टी पढ़ा सर के एक बार सर सर फाइनली जो है एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस के बारे में मैं कल थोड़ा नोट्स उसका कुछ प्रिपेयर करके मैं सर इंशाल्लाह मैं उसके सर बारे में लिखूँ। इंशाल्लाह Then we'll have another final HSC plan. Then we'll have a discussion with Ikhar bhai for further classes सर now. Okay. सर Or थैंक यू as सर Mufassir requested, we'll have another one class of attitude, like behavior, human behavior. Okay. For tips उसके बाद। सर So I'll log off now. Okay. ओके सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह सर, सर बाय सर थैंक यू सो मच सर, बाय सर थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर जज़ाकल्लाह खैर।